कर्नाटक में गृहमंत्री अमित शाह की रैली के दौरान एक अजीब घटना हो गई। ये घटना चौंकाने वाली भी है और शर्मनाक भी है। पूरी बात आपको विस्तार से बताएंगे। यदि आप बहुत अमीर आदमी नहीं हैं और चुनावी रैलियों में जाते हैं तो अब से सावधान होकर जाइएगा। आप अक्सर सुनते होंगे कि फलानवा ने खुद ही खुद का छीछा लेदर कर दिया। आम भाषा में कहें तो अपनी ही इज्जत का छिलबिट मचा देना। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिसके बाद आप खुद कहेंगे कि पीएम मोदी खुद ही अपनी मिट्टी पलीद क्यों करवा रहे हैं। एक एक बात को ध्यान से सुनते जाइए। सच कह रहा हूं, यदि आप बड़े वाले भक्त भी होंगे तो भी दिमाग की घंटी कम से कम एक बार टन से बजेगी जरूर। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इसके बाद से उत्तर प्रदेश के लोग बड़े डिस्टर्ब हो गए हैं। एकदम समझ लीजिए कि गुस्सिया गए हैं। उनका गुस्सा वाजिब भी है। एक बात अभी बता दूं, मैनिफेस्टो की चर्चा जब तक करूंगा ध्यान से एक एक लाइन को सुनते जाइएगा। बड़ा दिलचस्प है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि कर्नाटक जैसे महत्वपूर्ण राज्य की विधानसभा चुनाव का मैनिफेस्टो इस तरह का भी हो सकता है। हमेशा की तरह गोदी मीडिया के ये महान लपड़झंडिस चरण वंदना में लगे हुए थे, लेकिन तभी ये भाई साहब प्रकट हुए और सारी हवा निकाल दी। वहीं भाजपा के जिस बाहुबली सांसद पर देश का नाम रोशन करने वाली महिला खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उसी ब्रजभूषण शरण सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसे सुनने के बाद बहुत सारी तस्वीरें साफ होने लगती हैं। पिछले दिनों प्रियंका गांधी कर्नाटक चुनाव में प्रचार के लिए पहुंची थी। इसके बाद से लगातार उनके भाषण का वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। जरा सी चर्चा उसकी भी करेंगे, मगर बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप मैं पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में यदि आप हमारे सहायक बनना चाहें तो इस क्यूआर कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल की चाटुकारिता नहीं करते और ना ही उनसे वसूलते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी गोलुआ हमको गरिया दिया है, चॉकलेट दो। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यही वाला तरीका अपना लिया है और मैं ये बातें यूं ही नहीं कह रहा हूं। इसकी चर्चा हर तरफ है और लगभग हर एक चुनावी भाषण में इसके तमाम सबूत भी मिलते हैं। लगभग 1-1.5 महीना पहले ही मैंने एक वीडियो में कहा था कि पीएम मोदी लगातार हर एक चुनावी रैली में विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जनता के सामने बताने की कोशिश की जा रही है कि लोगों ने हमें सताया है, परेशान किया है, लोग हमें गालियां दे रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। कर्नाटक से लेकर उत्तर पूर्व के राज्यों में भी पीएम मोदी ने हर जगह ये बात दोहराई है कि लोग मेरी कब्र खोद रहे हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग लिखने भी लगे हैं कि हिंदू होकर बार बार कब्र की बात क्यों करते हैं, माजरा क्या है, अचानक कब्र से इतना प्रेम क्यों जाग गया है। वहीं पिछले दिनों कर्नाटक में पीएम मोदी ने कहा कि वो लोग मुझे भर भर के गालियां दे रहे हैं और मुझे सांप कह के वोट मांगा जा रहा है और बाकायदा लिस्ट की भी जारी कर दी कि कितनी बार उन्हें किस नेता ने गाली दी है। इसी तरह की एक लिस्ट गोदी मीडिया के एक लपड़झंडिस ने भी शेयर की थी। आगे चलकर आपको दिखाएंगे भी। मगर यह बात कितनी विचारणीय है कि देश के प्रधानमंत्री जो पिछले 9 सालों से देश के सर्वोच्च राजनीतिक पद पर बैठे हैं, इस बीच कई राज्यों में उनकी सरकारें भी रही और कर्नाटक में जहां वो प्रचार कर रहे हैं वहां भी सरकार रही। इस बीच कई राज्यों में उनकी सरकारें रही और कर्नाटक में भी जहां वो प्रचार कर रहे हैं, तोड़फोड़ या लूटपाट करके ही सही, सरकार तो भाजपा की ही थी। मगर इसके बावजूद क्या किया है, क्या करना है, ये सारी बातें भूलकर फलानवा ने हमको गाली दे दी, फलानवा हमको मारना चाहता है। यानी कि टोटल इधर उधर की बातें, ध्यान भटकाने वाली बातें। पुलवामा हमले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता ने इतने गंभीर सवाल उठाए, सीधे सीधे पीएम मोदी की भूमिका पर भी सवाल उठाए, मगर उस पर आज तक कोई जवाब नहीं आया। क्या प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए कि सत्यपाल मलिक को उन्होंने चुप रहने के लिए क्यों निर्देश दिया था? राजनीति में होने के बावजूद अपने ऊपर हो रहे शाब्दिक हमलों से इतने परेशान हैं, मगर देश के 40 जवान मार दिए गए, शहीद हो गए, उनकी चिंता नहीं है, उनके सवालों पर जवाब नहीं देंगे। इसे लेकर कर्नाटक में प्रियंका गांधी ने कहा कि पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो जनता की समस्याओं पर बात नहीं करता, अपना ही दुखड़ा गाना शुरू कर देता है, जो आपके सामने रोता है कि मुझे गाली लग रही है। प्रियंका ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के ऑफिस में बैठकर किसी ने लिस्ट बनाई है कि किस नेता ने पीएम मोदी को किस तरह की बात कही है, किस तरह की गाली दी है, जबकि लिस्ट में यह होना चाहिए कि जनता की समस्याएं क्या हैं। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि इनकी लिस्ट कम से कम एक पन्ने में पूरी तो हो जाती है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी गई उन लोगों की लिस्ट तैयार की जाए तो फिर किताब पे किताब, किताब पे किताब छप जाएगी। आगे प्रियंका गांधी ने कह दिया कि मोदी जी हिम्मत करो और मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है कि देश के लिए गाली क्या गोली भी खा लेंगे, सच्चाई के लिए खड़े रहेंगे, तुम गाली दो, गोली दो या फिर छुरा घोंप दो। प्रियंका गांधी ने यहां तक कह दिया कि घबराओ मत मोदी जी, सार्वजनिक जीवन में यह सब सहना पड़ता है, सहकर आगे बढ़ना पड़ता है। वैसे पीएम मोदी का यह कोई नया हथियार नहीं है। यदि आप उनका चुनावी इतिहास उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि विक्टिम कार्ड खेलने में वो बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। मुद्दों से भटकाना और भावनाओं पर लेकर जाना, इसमें वो पारंगत है। मगर सोचने वाली बात यह है कि पिछले 9 सालों
सालों से देश के प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की है? डर किस बात का है? वैसे भी गोदी मीडिया के किसी पत्रकार की इतनी हिम्मत तो है नहीं कि मोदी जी के सामने कोई कठिन सवाल पूछ दे या फिर सवाल पूछ दे। फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतनी डर क्यों लगती है? चारों तरफ मन की बात का हो हल्ला मचाया गया है। कम से कम मन की बातें में गौतम अडानी पर जवाब देते, पुलवामा हमले पर लगे आरोपों पर जवाब दे देते। क्या आपके मन में पुलवामा और गौतम अडानी भी नहीं है? वैसे जिस तरह से मन की बात कार्यक्रम के 100 संस्करण पूरे होने पर उत्सव मनाया जा रहा है, सोच रहा हूं अब मैं भी सुबह सुबह उठने के बाद जो टूथब्रश करता हूं उसकी गिनती करनी शुरू कर दूं और 100 पूरा होने के बाद उसका उत्सव मनाया जाए। क्योंकि जितना फायदा मेरे ब्रश करने से इस देश को होता है, शायद उतना ही फायदा मन की बात से इस देश को हुआ होगा। हालांकि इसे मनाने के लिए मैं किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम भैया प्रधानमंत्री तो है नहीं। अब आप लोग जरा इस लिस्ट को देख लीजिए। गोदी मीडिया के महान लपड़ झंडे ने इसे शेयर किया और लिखा कि अब तक 91, उसमें लिखा गया है कि देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री को कांग्रेस की अब तक 91 गालियां। वैसे यह दावा किस आधार पर किया जाता है कि पीएम मोदी देश के अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, इसका अता पता हमें नहीं है। आप जरा इन आंकड़ों को ध्यान से सुन लीजिए। साल 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी को 518 सीटों वाली लोकसभा में से 352 सीटें मिली थी। यानी कि आज के हिसाब से परसेंटेज जोड़ लिया जाए तो 360 या 65 सीट मानकर चलिए। इसके साथ ही 12 राज्यों में इंदिरा गांधी को 50% से अधिक वोट मिला था। 12 राज्यों में, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी को 542 सीटों में से 353 सीटें मिली थी और 13 राज्यों में 50% से अधिक वोट भी मिले थे। आगे सुनिए, 1984 में जब राजीव गांधी की अगुवाई में चुनाव लड़ा कांग्रेस ने, तो उनको 404 सीटें मिली थी, 404 सीटें, और 17 राज्यों में 50% से अधिक वोट मिला था। सोच कर देखिए, 17 राज्यों में, जबकि प्रधानमंत्री मोदी को 2014 में मात्र 282 सीट ही मिली थी और सिर्फ 6 राज्यों में 50% से अधिक वोट मिला था। इसी तरह से साल 2019 में मात्र 303 सीट ही मिली। यानी कि यदि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को मिले बहुमत से तुलना किया जाए तो प्रधानमंत्री मोदी चुनावी जीत की लोकप्रियता के मामले में उनसे बहुत पीछे हैं। अब बीजेपी के लोग किस आधार पर पीएम मोदी को अब तक का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मानते हैं और गोदी मीडिया ये कैसे मान लेता है, ये हमें नहीं पता। तो बात हो रही थी गालियों वाली लिस्ट की। इस लिस्ट को अमन चोपड़ा ने शेयर किया, जिस पर तंज करते हुए ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय को ज्ञान दे डाला कि पत्रकारों को यह लिस्ट सौंपने से पहले अल्पेश ठाकोर का नाम तो निकाल दिया होता, क्योंकि अल्पेश ठाकोर ने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली है। क्या बीजेपी में जाने के बाद भी गालियां याद रखी जाएंगी? सोच कर देखिए, जिस देश की मीडिया को पुलवामा हमले में जब शहीद हुए 40 जवानों की सूची सामने रखकर सत्ता से सवाल करना चाहिए कि पुलवामा हमले पर ये लोग अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चारों तरफ की बात कर लेते हैं, इधर उधर की तमाम बातें कर लेते हैं, मगर असल सवालों में जवाब क्यों नहीं देते? आखिर 40 जवानों को 5 जहाज क्यों नहीं दिए गए? जिस देश की मीडिया को यह सवाल उठाने चाहिए, उस देश का गोदी मीडिया पीएम मोदी को किसने क्या कहा उसकी सूची शेयर कर रहा है। यानी 40 जवानों की शहादत का कोई मोल नहीं है, लेकिन राजनीति करने वाले एक आदमी को किसने क्या कहा उसकी बहुत चिंता है गोदी मीडिया को। पत्रकार निगार परवीन ने लिखा है कि जब प्रधानमंत्री संसद में जाते हैं तो उन्हें मैं अकेला हूं की स्क्रिप्ट थमा दी जाती है। जब चुनावी रैलियों में जाते हैं तो मुझे वो गाली दे रहा है, मेरा वो अपमान कर रहा है, फला फला थमा दिया जाता है। जिस रैली में पहुंच नहीं पाते कह देते हैं कि फलाना से कह देना मैं जिंदा लौट आया। सोचिए 5 साल से क्या किया, आने वाले 5 साल में क्या करेंगे, ये नहीं बताते। कर्नाटक से लेकर यूपी, बिहार, सब जगह जनता इसलिए वोट करे कि विपक्ष गालियां दे रहा है, बुराई कर रहा है, नाकामियां गिना रहा है। अरे महाराज, सरकार में हो बुरा भी कहा जाएगा, काम करोगे तो अच्छी तारीफ भी होगी। विपक्ष तो होता ही है कमियां गिनाने के लिए और बताने के लिए। लोकतंत्र है भाई, बार बार रोना क्यों है? जनता भी कब तक इन बातों पर वोट करती रहेगी? वहीं पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है कि हर चुनाव में रोते क्यों हो, मुझे यह कह दिया, मुझे वो कह दिया, अपने काम पर वोट मांगो। कर्नाटक बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूं और कुछ बताता हूं, सब नहीं बताऊंगा, लंबा हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसे प्रस्तुत करते हुए भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा है कि यह घोषणा पत्र एसी कमरों में बैठकर नहीं बनाया गया है। अब ये मत पूछिएगा कि तो क्या धूप में खड़े होकर बनाए हैं, क्योंकि उसका जवाब हमारे पास नहीं है। पहला वादा किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का। सवाल यह है कि क्या कर्नाटक के लोगों की मूलभूत समस्या यही रह गई है? अगला वादा देख लीजिए, मुझे मालूम है इसे सुनने के बाद यूपी के लोग भीतर से खबड़ा जाएंगे। कहा गया है कि गरीब परिवारों को सालाना 3 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। गरीब परिवारों को 1 साल में 3 सिलेंडर गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। 1 साल पहले यूपी के विधानसभा चुनाव में होली और दीपावली पर 1-1 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया गया था। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने आकर किया था। 2 होली और 1
एक दिवाली बीत गई, यानी कि यूपी के लोगों का 3 सिलेंडर उधार चल रहा है, अभी किसी को मिला नहीं। अब सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपी के लोगों का जो 3 सिलेंडर बचा हुआ है वही कर्नाटक में देने की बात हो रही है। वैसे कर्नाटक बीजेपी के घोषणा पत्र में रोजगार, नौकरी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब पर कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है। लग रहा है कि कर्नाटक में नौकरी बहुत ज्यादा हो गई है, महंगाई है ये नहीं है, भ्रष्टाचार का तो नाम ही मत लीजिए। घोषणा पत्र में कृषि पर जोर देने के लिए कहा गया है, किसान इंश्योरेंस की बात की गई है, 10,000 की मदद करने की बात भी कही गई है, शहरों में 50,000 गरीबों को घर देने की बात कही गई है और गांव में 1 लाख गरीबों को घर देने की बात कही जा रही है और बीपीएल परिवारों को रोज आधा लीटर नंदिनी दूध देने की बात कही गई है। सिर्फ दूध नहीं दिया जाएगा, नंदिनी का दूध दिया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हाल ही में अमूल की एंट्री को लेकर कर्नाटक में बवाल मचा हुआ था, अभी भी मचा हुआ है। नंदिनी वहां का लोकल प्रोडक्ट है। लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी कि अमूल को कर्नाटक में एंट्री दिलाकर नंदिनी को बर्बाद करने की साजिश कर रही है बीजेपी। इस तरह के आरोप विपक्षी दलों ने लगाने शुरू कर दिए। शायद उसी डैमेज कंट्रोल के लिए यहां पर लिख दिया गया है कि आधा लीटर दूध जो बीपीएल परिवारों को दिया जाएगा वो नंदिनी का देंगे। 10 किलो चावल देने की बात भी कही गई है। 30 लाख महिलाओं को फ्री में बस की यात्रा कराने के लिए पास भी दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों का विश्व स्तरीय मापदंडों के अनुसार अपग्रेड करने की बात भी कही गई है। अब यह मत पूछिएगा कि पिछले 3.5 साल से कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, कम से कम एक आध स्कूल तो विश्व स्तरीय बनाया ही होगा। नहीं बनाया है तो टेंट हाउस वाला लगवा दीजिए, गुजरात की तरह फोटो खिंचवा लीजिएगा। लेकिन हाँ, दूसरे दिन टेंट हाउस उठवा मत दीजिएगा, नहीं तो पोल पट्टी सब खुल जाएगी। और अगला जो वादा है इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। कर्नाटक में एनआरसी लागू होगा और अवैध शरणार्थियों को डिपोर्ट किया जाएगा, यानी कि एनआरसी का भूत अभी जिंदा है। असम में एनआरसी का क्या हुआ पता लगाइए। पूरे देश में एनआरसी लागू होने वाला था, उसका क्या हुआ पता लगाइए। इतने साल बीत गए, हाल ही में पता चला कि केंद्र सरकार अभी तक एनआरसी के नियम नहीं बना पाई है, पता लगाइए। कुछ तो बना होगा 2-4 लाइन। एक और बात सुन लीजिए, लिखा है कि पीएफआई और अन्य जिहादी संगठनों पर बैन लगाया जाएगा। क्या यह भी कोई चुनावी वादा हो सकता है? मुझे इस घोषणा पत्र में सिर्फ एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब पर कहीं कोई चर्चा क्यों नहीं है? क्या कर्नाटक में ये सब कुछ नहीं है? अच्छा, यदि आप छोटे मोटे वेंडर हैं तो सावधान होकर ही किसी चुनावी रैली में जाइएगा। खबर है कि गृहमंत्री अमित शाह की चुनावी रैली में एक 22 साल का नौजवान गाड़ी में भर के कोल्ड ड्रिंक ले गया था बेचने के लिए। किसी ने अफवाह फैला दी कि बीजेपी की तरफ से कोल्ड ड्रिंक बढ़ रहा है। फिर क्या था, मना करने के बावजूद लोगों ने पूरी गाड़ी लूट ली और बेचारा 22 साल का समीर रोता बिलखता हुआ कोल्ड ड्रिंक न लूटने की गुहार लगाता रहा। लेकिन भीड़ मांगी नहीं, भीड़ तो भीड़ है। लोगों ने जेबें भर भर के कोल्ड ड्रिंक चुरा ली। हालांकि मामला प्रकाश में आने के बाद बीजेपी सांसद ने तुरंत 35,000 रुपए के नुकसान की भरपाई कर दी। मगर यह घटना बताती है कि गर्मियों में चुनावी रैलियों में कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था पार्टी की तरफ से की जानी चाहिए, भले ही वो बाद में दिया जाने वाला उसको घटा दिया जाए। और यदि ऐसा न हो तो कोई भी वेंडर इस तरह से गाड़ी लेकर चुनावी रैलियों में न जाए, वरना लूट लिया जाएगा। कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को लेकर भी कुछ वादे किए हैं, लेकिन कितना अच्छा होता है यदि प्रधानमंत्री समेत तमाम भाजपाई नेता, बड़े बड़े नेता कर्नाटक में जाकर दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रही उन महिला खिलाड़ियों की बात कर रहे होते जिन्होंने भाजपा के बाहुबली सांसद पर उत्पीड़न का, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। क्यों नहीं प्रधानमंत्री वहां से ऐलान कर देते कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाला छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो बीजेपी में किसी भी पार्टी पर क्यों न हो। कम से कम चुनाव में दिखाने के लिए ही महिला पहलवानों की बात सुन लेते, कुछ नहीं तो फोनवे पर बतिया लेते। वही महिला पहलवानों के समर्थन में प्रियंका गांधी समेत अरविंद केजरीवाल और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बहनों तुम रोना मत, अपने खून का एक एक कतरा तुम्हारे लिए बहा दूंगा, तुम्हारा आंसू बहुत अनमोल है। जिन खिलाड़ियों को मेडल जीतने के बाद प्रधानमंत्री जी अपने घर में बुलाकर चाय पिला सकते हैं, फोटो खिंचवा सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऑन कैमरा अपने घर का सदस्य बता सकते हैं, उन खिलाड़ियों को आज जब प्रधानमंत्री की जरूरत है तो अपना एक चिलवा नहीं भेज पा रहे हैं। ये कौन सी महिला सशक्तिकरण चल रहा है भाई? क्या बीजेपी को इस बात का डर है कि बाहुबली ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यदि कार्रवाई करेंगे तो कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है? और क्या इस बात का भरोसा भी है कि जनता ये सब कुछ देख ही नहीं रही है, उसको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? वहीं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें फोन पर वो किसी पहलवान से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हवा में मत उड़ो, हवा में मत उड़ो, पहलवान बनाना और बिगाड़ना दोनों है। इस पर पहलवान कहता है कि सर आप हमारे लिए भगवान हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसा किया जाएगा। इस पर बीजेपी सांसद कहते हैं कि नहीं नहीं तुम मत करो, तुम्हारी जगह दूसरा पैदा कर दिया जाएगा। पहलवान लगातार गुहार लगा रहा
है कि सर आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, और भाजपा सांसद लगातार धमकी दे रहे हैं कि न करो, अभी तुम 1 मेडल लाए हो, अभी कम से कम 15 साल पहलवानी करनी है। यानी कि इस फोन रिकॉर्डिंग से एक बात तो साफ समझ में आती है कि किस तरह से कुश्ती संघ के अध्यक्ष अपने पहलवानों को फोन पर ही धमकी दे रहे हैं। इस रिकॉर्डिंग को शेयर करते हुए मनदीप पुनिया ने लिखा है कि हवा में मत उड़ो, पहलवान बनाना बिगाड़ना दोनों जानता हूं। एक कोच ने मुझे ये वीडियो भेजी है, अभी तो शुरुआत है, बाकी इतना कुछ है कि रह रह कर सारा महल ढह जाएगा। वैसे सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि जब सरेआम बीजेपी मंत्री और सांसद का बेटा किसानों को कुचल के मार देता है, उस पर उस तरीके से कार्रवाई नहीं होती जैसे होनी चाहिए, तो फिर इसमें क्या कार्रवाई हो जाएगी, देखते जाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।